नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है बड़बोली सास के दो रूप। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ी तो मीरा ने कसमसा कर अंगड़ाई सी ली। अध खुली आंखों से देखा, आसमान पर लाली छाई हुई थी। सूरज अभी निकला नहीं है पर सास का सूरज अभी से सिर चढ़कर बोल रहा है। उन्हें खुद नींद नहीं आती और ना ही किसी और को सोने देती। यह सोचते हुए मीरा को अपनी सास से खिंच हो रही थी। आज उठने में जरा सी देर हो गई तो सास बिलबिला रही, परंतु कल जब उसे नींद नहीं आ रही थी और वह जल्दी उठ गई थी, कमरे में काफ़ी देर लेटी रही लेकिन दोबारा नींद नहीं आई। अभी सुबह के 5 बजे थे। मीरा अपने लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। खटर पटर की आवाज़ से सास की नींद भी टूट गई थी तो वह बोल पड़ी थी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? घर में गिने चुने 4 ही तो सदस्य हैं। तुझे कौन सा बहुत बड़े टाबर के लिए खाना बनाना है? परंतु आज सास की बात सुनकर मीरा को गुस्सा आ रहा था। आखिर यह चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठे तो मुश्किल। इन्हें तो बोलने का बहाना चाहिए बस। मीरा पिछले 2 महीने से अपनी ससुराल में रह रही है, पर उसके यह 2 महीने तो 2 युगों के समान गुजरे थे। अभी तो उसके पति देव को विदेश से आने में 4 माह और लगेंगे, तो कैसे कटेगा इतना लंबा समय? मीरा को शुरू से ही संयुक्त परिवार से एक खास तरह की चिढ़ थी। माता पिता ने भी अपनी बेटी का स्वभाव देखते हुए इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे देखने में 19 हो चलेगा, लेकिन वह सरकारी नौकरी पर होना चाहिए और वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो। मीरा को सास, ननंद, देवरानी जेठानी का कोई झमेला नहीं चाहिए था। इसीलिए देव को देखते ही उसके घर वालों ने पसंद कर लिया था। देव का छोटा सा परिवार था, माँ बाप और एक छोटी बहन। घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में वह प्रवक्ता था। देव को पहली नज़र में ही मीरा के पिताजी ने पसंद कर लिया था। शादी के बाद मीरा 8-10 दिन तक ससुराल में रही थी। इन चंद दिनों में सास का थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। ससुर जी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ज़्यादा बोलते बतियाते नहीं थे, पर उनकी सारी कसर सासुमाँ पूरी कर ही देती थी। सासुमाँ जरा तेज तर्रार थी, सारा दिन बकबक करना उसकी आदत थी। ससुर जी भी उनकी इस आदत से अक्सर ही चिढ़ जाया करते थे। घर में सभी सदस्य सासुमाँ की बात को कोई विशेष तवज्जो नहीं देते थे क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें बेवजह बड़बड़ाने की आदत है, इसीलिए उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। 10 दिन बाद ही देव अपनी नौकरी पर वापस लौट गया तो साथ में मीरा भी चली गई। देव को कॉलेज के पास ही फ्लैट मिला हुआ था। मीरा ने सुघड़ हाथों से जल्दी जल्दी अपनी गृहस्थी जमा ली। देव भी अपने पिता की तरह ही अंतर्मुखी, धीर गंभीर स्वभाव का लड़का था। मीरा कई बार सोचने लगती कि परिवार में कैसा विरोधाभास है, एक इतना बोलता है तो दूसरा इतना गंभीर। मीरा कई बार वह सोचते हुए मुस्कुराती रहती कि न जाने ससुर जी ने कैसे उम्र भर सासुमाँ को झेला होगा। बेचारे सासुमाँ से बहस करने की बजाय हमेशा चुप रहते हैं। मीरा की शादी को अभी 3 माह ही हुए थे कि देव को उसके विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव मिल गया। देव ने घर आकर मीरा को यह खुशखबरी सुनाई और वह चहकते हुए बोला, मीरा तुम्हारे कदम बड़े शुभ हैं। मेरा बहुत दिनों से अटका हुआ काम हो गया। 6 माह के लिए तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना, उनका भी बहू के साथ रहने का चाव पूरा हो जाएगा। मैं फेलोशिप पर विदेश जा रहा हूँ। वहाँ होटल में रहकर ही मुझे कुछ शोध कार्य पूरा करना है। मुझे अकेले ही विदेश जाना होगा। 6 महीने पे पलक झपकते ही निकल जाएंगे। मीरा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर उसे सास ससुर के साथ रहना होगा। 1 माह के भीतर ही देव जर्मनी चला गया। जाते समय देव ने मीरा को समझाते हुए कहा, माँ का स्वभाव तेज तर्रार है, परंतु तुम उनकी बातों को दिल पर मत लेना। 6 महीने आराम से कट जाएंगे।
माँ की बातों पर कोई प्रतिक्रिया देने की बजाय हाँ हूँ ही करती रहना। देव की बात मीरा ने गांठ बांध ली। सासू माँ कुछ भी कहती वह अपना मुंह बंद ही रखती। सासू माँ की कड़वी बातों को गटक जाती, परंतु फिर भी कई बार सासू माँ की छोटी छोटी बातों पर हिदायत देना, टोकना मीरा के लिए असहनीय हो जाता। अलार्म की टन टन करके घंटी बजी तो मीरा चौंक पड़ी। हे भगवान, 6 बज गए। अभी तो सासू माँ को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। मीरा जल्दी से उठी, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। तब तक 7 बजने वाले थे। ससुर जी और ननद को 8 बजे घर से निकलना होता है। ननद रिद्धि ने आकर कहा, भाभी जल्दी नाश्ता बना दो, 1 घंटा बाकी रह गया है। मीरा के कुछ बोलने से पहले ही सासू माँ की आवाज़ कानों में पड़ी, बहू जरा जल्दी उठ जाया करो, मैं तो गठिया के मारे उठ ही नहीं पाती। अब सब कामों को देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले अंधेरे में ही सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल कि सास को कोई बात बोलने का मौका मिले। तभी ससुर जी गुस्से से बोले, हो गया तुम्हारा भाषण शुरू? अभी तो 7 ही बजे हैं और हमें घर से निकलने में पूरा 1 घंटा बाकी। सब हो जाएगा। सासू माँ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम तो चुप ही रहो। पहले बेटी को सिर चढ़ाया हुआ है और अब बहू को भी सिर पर बैठा रहे हो। तुम्हें हम औरतों के बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मीरा चुपचाप पराठे सेकती रही। नंद रिद्धि ने तब तक चाय तैयार कर ली। 2 कपों में डालते हुए बोली, कभी माँ मौन व्रत रखे तो मजा आ जाए। मीरा के होठों पर मुस्कान तैर गई। रिद्धि पर भी सासू माँ दिन रात बरसती ही रहती है। कभी कॉलेज के से आने में देर हो जाए तो माँ जी आसमान सिर पर उठा लेती, प्रश्नों की बौछार कर देती। देर क्यों हुई, घर पर बताया क्यों नहीं, न जाने कितने सवाल एक ही सांस में पूछ लेती। ससुर जी और नंद चले गए तो मीरा काम निपटा कर नहा धोकर आराम करने अपने कमरे में भी चली गई। पड़ोस की सरला जी सासू माँ का हाल चाल जानने आई हुई थी। मीरा चाय बनाने लगी। कांच का गिलास निकालने लगी तो न जाने कैसे गिलास हाथ से छूट गया और टूट गया। सासू माँ चिल्लाकर बोली, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का जमाना है। इतने पैसे नहीं हैं जो रोज रोज नए सेट खरीदते रहें। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। मीरा जल भुन गई। सासू माँ चुप नहीं रह सकती, बाहर वालों के सामने भी बेइज्जती करती रहती। मैंने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात सास की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती। अगले दिन सुबह मीरा खाना परोस रही थी। दही ठीक से जमी नहीं थी तो सासू माँ बोल पड़ी, तुमने दूध बहुत ठंडा कर दिया होगा या फिर अच्छे से ढका नहीं होगा, तभी तो दही नहीं जमी। मेरे देव को दही खाने का बहुत शौक है, पर पता नहीं तुम उसे वह दही खिलाती भी होगी या नहीं। ससुर जी बोल पड़े, अब चुप भी रहोगे या बोलती ही जाओगी? तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरेगी। हमें तो सब चलेगा, परंतु अगर तुम्हें खानी है तो हलवाई से ले आता हूँ। बहू पर बेकार ही नाराज हो रही हो जाता है, बच्ची है। एक आध बार काम सही ना हो तो तिल का पहाड़ मत बनाया करो। सासू माँ को ससुर जी का यूं बहू की तरफदारी में बोलना अच्छा नहीं लगता था। वह खिसिया कर बोली, लो और सुनो, सिर पर चढ़ा लो। मेरा बोलना तो किसी को सुहाता ही नहीं। सही कहूँ तो भी गलत ही नजर आता है। रोज रोज की चिक चिक से मीरा तंग आ चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर सासू माँ ससुर जी से बहस करने लगती, क्योंकि वह अक्सर बहू की तरफदारी में बोलते थे। सासू माँ को यह हरगिज गवारा नहीं था। मीरा ने मन बना लिया कि 2 महीने तो जैसे तैसे कट गए, अब और नहीं रहा जाता। मेरी सहन शक्ति अब खत्म हो गई। हर बात पर टोका टोकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुनूं? मैं भी इंसान हूँ। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैंगन ठीक से नहीं भुने, तो कभी सब्जी में तरी कम है तो कभी तेल ज़्यादा, तो कभी चाय में चाय पत्ती ज़्यादा डाल दी। हर बात में मीन मेख निकालती रहती। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं अपने मायके चली जाऊँगी। अभी भैया को फ़ोन करती हूँ, देव को भी कह दूंगी कि बाकी के 4 महीने मैं अपने मायके में ही रहूँगी। यह सोचते हुए आज रात मीरा को नींद आ गई। अगले दिन सुबह कानों में आवाज़ पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई। उठने लगी तो अचानक चक्कर से आ गए। शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। हल्की सी ठंड से पूरा शरीर सहिर उठा। सारा बदन टूट रहा था।
वह फिर से लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सासू माँ कमरे में आई, मीरा के माथे पर हाथ रख कर देखा तो चौंक गई। चिल्लाते हुए बोली, अरे जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला कर लाओ, बहू का माथा बुखार से तप रहा है। ससुर जी बुनबुनाते हुए कमरे में आए और बोले, अब क्या आफत आ गई, हमेशा दहाड़ती रहती हो, कभी तो चैन से सांस लिया करो। सासू माँ जरा शांत स्वर में बोली, बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाइए। लेडी डॉक्टर ने मीरा की अच्छी तरह से जांच की और वह बोली, दवाइयाँ मैंने लिख दी, तेज बुखार है और यह गर्भवती भी है, इनका विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ठंड का बुखार है, इस हालत में तेज कैप्सूल भी नहीं दे सकते, इसीलिए समय समय पर हल्की अदरक तुलसी दूध में डालकर पिलाती रहिएगा, तबीयत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा। सासुमा ने पूरी एहतियात बरती, एक एक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखा। मीरा के बीमार होने पर रसोई की जिम्मेदारी अब ननंद रिद्धि को सौंप दी और स्वयं बहू की देखरेख में लग गई। रात को अपनी चारपाई मीरा के कमरे में ही उठा लाई। थोड़ी थोड़ी देर बाद माथे पर हाथ रखकर यह पुख्ता करती रही कि कहीं बुखार ज़्यादा तो नहीं, और बार बार दूध पिलाती रही। फ्रूट, मेवा, पौष्टिक खिचड़ी, हर चीज़ की दुकान लगा कर रख दी। सासुमा के सामने एक नया रहस्य खुला था। ससुर जी आए तो खाने पीने की लिस्ट थमाते हुए बोले, अजीब लड़की है। अरे मैं मानती हूँ कि मैं सास हूँ, परंतु सास भी तो माँ ही की ही तरह होती है। मुझे बताया ही नहीं कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मैं भी अनजाने में घर का सारा काम इसी से करवाती रही। आजकल की बहुएं तो सास के दिल को कभी समझ ही नहीं पाती। इसके बाद तो सासू माँ ने मीरा की देखभाल में दिन रात लगा दी। 2 दिन में ही बुखार भी छू मंत्र हो गया। अब सासू माँ रिद्धि पर चिल्लाती रहती, इतनी बड़ी हो गई पर खाना बनाने की अकल नहीं आई। गोभी की सब्जी में पानी तैर रहा है, दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियाँ बन गई। 1000 बार कहती थी जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया कर, कुछ सीख जाएगी। तो नंद कहती, माँ शुरू हो गई तुम, एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण भी सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद बना लिया करो। सासू माँ भी बड़बड़ा कर रह जाती। आजकल के बच्चों को समझाना मुश्किल है। मीरा अपनी सास का यह रूप देखकर चकित थी, साथ ही साथ उसे आंतरिक खुशी भी महसूस हो रही थी। सासुमा उसे खुद अपने हाथों से दवाइयाँ देती, रात भर माथा छू छू कर बुखार चेक करती रहती। अपनी सासुमा की अपने प्रति इतनी चिंता देखकर वह हैरान थी। बड़बोली सास के अंदर इतनी फिक्र और इतना प्रेम है, आज तक मीरा समझ क्यों नहीं पाई। 4-5 दिन बाद मीरा का बुखार और कमजोरी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। दवा, दूध, खिचड़ी, फ्रूट सब सासुमा अपने हाथों से उसे बनाकर देती। कई बार मीरा को लगता जैसे उसकी अपनी माँ उसके सिरहाने बैठी। दोपहर बाद सरला आंटी आई तो मीरा के माथे को छू कर देखते हुए बोली, बुखार तो नहीं है। मीरा ने कहा, जी आंटी, कल से बुखार नहीं, अब सब कुछ ठीक लग रहा है। इसके बाद सासुमा और सरला जी बाहर अपने आंगन में बैठ गई। सरला आंटी बोली, आजकल की बहुएं छुई मुई सी नाजुक होती, हम भी तो भरी सर्दी में काम किया करते थे, इन्हें तो सिर्फ घर का काम है। हम तो खेतों में काम करते थे, पर हमें तो कभी बुखार नहीं चढ़ा। फिर वह फुसफुसाते हुए बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना बनाकर पड़ी है। आजकल की बहुओं को तुम जानती नहीं, ऐसी ही होती नखरेबाज। मीरा के कानों में सासुमा का तीव्र स्वर सुनाई पड़ी, बस करो सरला, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना। मेरी बहू के बारे में आइंदा कभी ऐसी बातें मत करना। तुमने कभी अपनी बहू का दुख दर्द नहीं समझा, तभी तो तुम्हारे घर में हमेशा खटपट रहती। बहुएं भी तो हाड़ मांस की बनी होती। मैंने अपनी बेटी और बहू में कभी फर्क नहीं समझा, और यही बात अगर तुम भी समझ लो तो तुम्हारे घर की चिक चिक भी खत्म हो जाएगी। सासुमा का यह 2 टूक जवाब सुनकर सरला आंटी एक पल भी नहीं रुकी और खिसियानी सी होकर अपने घर चली गई। सासुमा के अंदर गुस्सा भरा था। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना। मीरा अपने कमरे में लेटी हैरान थी। आज तक वह अपनी बड़बोली सास को कभी समझ ही नहीं पाई, परंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे उसे माँ मिल गई।
मायके में भी हमें अपने माँ बाप की बकबक सुननी पड़ती, लेकिन उसे हम अपने दिल से नहीं लगाते। लेकिन सास की बकबक बहुत बुरी लगती। अक्सर बहुएं सास की कही हुई बातों को दिल से लगा लेती, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको भी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर खुशी खुशी रहना चाहिए। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपनी सासू माँ के साथ कैसे व्यवहार से रहते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सब मोह माया है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। अपने कर्मों का फल ही साथ जाना है। तो आप भी सभी हमेशा खुश रहें। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी कहानी को पढ़ सकें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।